नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स में। और आज हम एक युवा व्यक्ति के साथ बैठे हैं। आप जानते हैं कि हमारा भारत देश गांव में बसता है और जब हम गांव की बातें करते हैं तो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों की बात करते हैं। और आज हमारे बीच में ऐसे ही एक पंचायत के युवा प्रधान हैं और ये बहुत दीगर बात है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आज युवाओं को पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है। हमारे साथ जो आज बैठे हैं उनसे हम आपका परिचय भी करवाएंगे और सबसे पहले उन्हीं से आपको रूबरू भी करवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अपना नाम बताएं और अपनी पंचायत के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम किशोरी लाल है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत जगोरी, जो रामपुर के दूरदराज क्षेत्र की अति पिछड़ा क्षेत्र है, मैं वर्तमान में वहाँ का प्रधान हूँ सर। पंद्रह 20 एरिया तो बहुत सुना सुनाया क्षेत्र रहा है हमारे रामपुर क्षेत्र का, और ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी गरीबी से निकला हुआ क्षेत्र है। पिछड़े हुए क्षेत्र में भी शायद आता है ये। जी सर, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में थोड़ा सा ज्ञात कराना चाहता हूँ कि हमारे इलाके से मैं मतलब 10 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर पढ़ाई करके आज हमारे गांव से HAS भी हैं और काफ़ी बड़े अफसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा कृषि भी है। तो कठिनाइयाँ बहुत है सर। थोड़ा सा अनदेखा भी किया जा रहा है क्षेत्र को आज तक, जो देखने में आ रहा है वर्तमान में। जो अभी मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उस पर सरकार को उस पर ध्यान देने की गुजारिश करेंगे और उस पर जो भी विभाग हैं, HPWD हैं या हमारा शिक्षा विभाग हैं, उनसे भी निवेदन है हमारा कि वो भी जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनको भी आदेश जारी करें कि वहाँ की मूलभूत प्रॉब्लम है क्या है, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। किशोरी जी, आप एक युवा व्यक्तित्व हैं और जाहिर सी बात है जब पंचायत में चुनाव हुए होंगे तो आपके साथ बहुत सारे कंपटीशन में होंगे, बहुतों के साथ होगा, लेकिन लोगों का विश्वास, अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें आपके साथ टिकी रहीं। ऐसी स्थिति में आपने एक बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो भी अपना तैयार किया, जो घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में लेकर के गए थे। अभी तक के आपके जो टेन्योर रहा है, जो अभी तक का आपका कार्यकाल है, उसमें कहाँ तक पहुँच पाए आप अपने मैनिफेस्टो? सर, अभी तक जब से मैं पंचायती राज में आया हूँ, जब से पब्लिक ने मुझे स्नेह दिया है, विश्वास किया है मुझ पर युवा चेहरे पे, और मैं एक्चुअली समाज सेवा का बहुत शौक़ रखता हूँ, तो लोगों ने एक मुझ पर कुछ उम्मीद की है, कुछ मुझ पे विश्वास किया है। अभी तक जो युवाओं का, खासकर जो यूथ हैं, उनकी मुझसे काफ़ी अपेक्षाएँ हैं, उन लोगों की काफ़ी मुझसे उम्मीद हैं। अभी जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पर हमने कुछ 20% के लगभग काम कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी बहुत सारे हैं इस मैनिफेस्टो में। हमारे पूरे गांव का भविष्य है, क्योंकि जो हमारा गांव है, हम चाहते हैं कि हमारा गांव जो है टूरिज़्म की दृष्टि से भी आगे डेवलप हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो टूरिज़्म की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। तो इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में भी कुछ सोचें। किशोरी जी, आपने युवा मंडल और महिला मंडल को बहुत अधिक फोकस किया है और आज की तारीख में अगर बात भी करें हम, तो युवाओं के बिना, महिलाओं की जो हमारी विश्व की जो आधी आबादी है, उसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किशोर जी, आपने युवा मंडल, महिला मंडलों के लिए बहुत सारे इसमें स्वप्न भी दिखाए हैं, स्वरोजगार की बात भी की है,
और आप अभी कह भी रहे हो कि टूरिज़्म का एक अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि टूरिज़्म अगर आप पर्यटन की दृष्टि से अपने क्षेत्र को उभारते हैं तो स्थानीय लोगों को रोज़गार की संभावनाएं मिल सकती हैं। लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग और छोटे छोटे कार्यों से भी आपने इसमें अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है कि उनके माध्यम से भी आप लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं। तो क्या आपने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं? क्या सरकार तक आपकी बात चली गई है, या आप सरकार से उन चीज़ों को करवाने में अग्रणी भूमिका में हो? बिल्कुल सर, हमारी प्राथमिकता पहले युवा हैं, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जनसेवा ही राष्ट्रभक्ति है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी थीम के तहत हम काम भी करना चाहते हैं। मैं पिछले साल युवक मंडल का प्रधान भी रह चुका हूँ, तो हमने देखा है हम दो इंसान का काम कर सकते हैं, हम दो इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमें खुद ऐसे काम करने होंगे जो एक प्रेरणादायक कार्य हो। युवा, हमारे यूथ काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना होने के कारण हमारा युवा पिछड़ता जा रहा है। आपके पास क्या प्लानिंग है उनकी? युवाओं के लिए सबसे पहले तो जो मैं सोचता हूँ, एक अच्छा प्लेग्राउंड हो जहाँ पर वो खेल कूद के अपना मनोरंजन कर सकते, अपने मानसिक विकास को बढ़ावा दे सके। और उसके अलावा हमारे युवाओं के लिए इनकम सोर्सेज का कैसे जनरेट करने हैं, पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे एजुकेशन है, हमारे स्कूल में अभी टीचरों की बहुत कमी है, 2008 से वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर गांव की बात करते हैं, तो जब तक हमारा यूथ, हमारी शिक्षा, बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी, जब तक यही गांव में हमारी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो हमारा युवा कैसे आगे कुछ कर सकता है। आप कह रहे हैं कि स्कूल है मगर टीचर नहीं है। कितने टीचर आपके वहाँ पंचायत में नहीं है जो स्कूल हैं, और अगर नहीं है तो उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या आपने काम शुरू किए हैं, क्या आपने सरकार के समक्ष ये मांग उठाई है, और क्या आपने विभाग के समक्ष ये मांग उठाई है, और उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की है? इस बारे में मैंने स्कूल से जो वैकेंट पोस्ट की जो लिस्ट मांगी थी, इस पे शास्त्री 2008 से नहीं है हमारे स्कूल में, और हेडमास्टर 2012 से नहीं है, टीजीटी नॉन मेडिकल 2018 से नहीं है, और टीजीटी आर्ट्स 2021 से नहीं है, और पीटी 2018 से, और डीएम सर हमारे 2020 से, और क्लर्क 2010 से। 7 टीचरों की कमी है। आप खुद सोचो, हाई स्कूल है, अगर 7 टीचरों की कमी है तो अब उस स्कूल में हम एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? आपने क्या इनिशिएटिव लिया, उसमें क्या प्रयास है सरकार से, क्या आपने ये मुद्दा उठाया है? सर, हमने इस बारे सरकार को भी अवगत करवाया है, शिक्षा विभाग को भी अवगत करवाया है। हम 2-3 बार अपने डायरेक्टर साहब से मिले हैं, वहाँ पे हमने इस विषय पे बात भी की है। तो वहाँ पे एक ही बात की जाती है कि पावर की दिक्कत है आपके क्षेत्र में, जो है हर पंचायत में प्रॉब्लम है। लेकिन पहले मुझे अपने पंचायत से देखना है, अब मेरी पंचायत में क्या हो रहा है। वैसे तो मैं पूरे अपने क्षेत्र की बात उठाना चाहूँगा आपसे, लेकिन पहले मैं प्रायोरिटी अपनी गांव को देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गांव में एक कंडीशन है, बाकी और गांव में फिर क्या हाल होंगे। आपका सीधा कहना है किशोरी जी कि सरकार के समक्ष भी समस्या उठाई गई, और शिक्षा विभाग के पास भी आप ये बात रख चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार के कान पर जूं रेंग रही है और ना ही विभाग इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है। और एक बड़ी तादाद में जो शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग है वो स्कूल में नहीं है, इस कारण से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। एक मुद्दा ये रहा। दूसरा, जो 15-20 का आपका क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक टफ एरिया माना जाता है, सड़कों का बड़ा अभाव रहता है। क्या अभी आप सड़कों से जुड़ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में सड़कों से जोड़ने को गाँव को बात की है, तो क्या इसमें आप कामयाब हुए? सरकार के समक्ष क्या ये भी समस्या आपने उठाई या नहीं? सर, हमारी जो 15-20 जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र में लगभग 7 पंचायतें हैं। तो 7 पंचायत, एक पंचायत हमारी अभी रोड से कनेक्ट नहीं है, वो भी जल्दी होने वाली है। जो हमारी 6 पंचायतें हैं, 6 पंचायतें हमारी सड़क तो निकल चुकी हैं, लेकिन उनकी जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में जो हमारे जो ड्राइंग है हमारे गांव के सड़क की, कम से कम 12 या 15 कैंचियाँ हैं, जो कैंचियाँ कभी भी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। अगर हम कल के लिए सेब का बगीचा तैयार करते हैं, भविष्य में हमने बड़ी गाड़ी में सेब मंडी को सप्लाई करना है,
तो मैं नहीं समझता वो रोड सक्सेसफुल है। एक आप कह रहे हैं कि कोई पाजीधार से आपकी चंडी के लिए रोड खुलना था, उस रोड की स्थिति क्या ठीक है? क्या गवर्नमेंट ने उसमें काम शुरू किया है? जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो पाजीधार से हमारा चंडी सड़क है, चंडी बरंडा, तो वो लगभग 10 किलोमीटर है, जिसमें अभी 2 या 2.5 किलोमीटर टायरिंग हुई है। अब उससे आगे क्यों नहीं हो पाई ये हमें नहीं पता, लेकिन विभाग यही कहता है कि अभी हमारे पास बजट ख़त्म हो गया है, ये हो जाएगी। अब आपको मतलब आपको हम आश्वासन देते हैं, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, हम लोग आश्वासन पे ही विश्वास कर रहे हैं। अभी वहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है कि हमें लगे कि हाँ नहीं, उस तरफ हमारे ध्यान दिया जा रहा है विभागों द्वारा या कहीं से भी। तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है, निवेदन है, आपका भी सपना है कि एक उज्जवल भविष्य हो गांव का, तो आप इस बारे में ध्यान दें। एक आपके गांव में पशु चिकित्सालय भी है, तो क्या आपकी वहाँ भी एक अभी मांग रही है कि वहाँ पे ना डॉक्टर बैठते हैं ना फार्मासिस्ट है, तो लोग उसकी सुविधा का फ़ायदा कैसे ले पाए? जी, हमारे गांव में लगभग लोग पशुपालक हैं। वहाँ पे इस डीवीसी तो दे दी है, वहाँ पे डॉक्टर की पोस्ट है, अपने फार्मासिस्ट की पोस्ट है और पीएन की पोस्ट है। इस समय वर्तमान में वहाँ पर सिर्फ पीएन है जो वहाँ पे परमानेंट होते हैं, वो भी कुछ दिनों से हैं, जब से पंचायत बैठी है। अभी डेपुटेशन में फार्मासिस्ट साहब आते हैं, तो लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हम सरकार की फैसिलिटी कैसे दें। लोगों को अभी भी अगर गाय बीमार पलती हैं तो 2500 रुपया गाड़ी वाले को दे के वहाँ से डॉक्टर मंगाने पड़ रहे हैं, कहीं से फार्मासिस्ट साहब को बुलाना पड़ता है। तो अगर लोगों को अपने पैसे से डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सरकार की लोगों के लिए कोई सुविधा है। हाँ, ये सुविधा नहीं हो सकती कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, और अभी बिल्डिंग भी नहीं है। पंचायत भवन में हमने रूम दे रखा है उनके लिए, वहीं पे है। अभी हमने इस बारे में हमारे पास एक शिक्षा विभाग के पास ज़मीन है जो किसी काम की नहीं है, हमने सीएम साहब को इस बारे भी अवगत करवाया है, शिक्षा विभाग को भी अवगत करवाया है। हम चाहते कि वो ज़मीन जो है पशुपालन के नाम किया जाए, ताकि हम जो है वहाँ पर एक भवन बना दे। एक्चुअली हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके पास ज़मीन है तो हम वहाँ पर भवन बनाने के लिए सक्षम हैं, हमारे पास ऑलरेडी बजट है। तो हमारे पास अभी ज़मीन की दिक्कत है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है हमारी शिक्षा विभाग की ज़मीन है वहाँ पर जो हमारा भवन बनाया गया था वो ध्वस्त है पूरी तरह, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो इसको गाँव की भलाई को देखते हुए अपने पशुपालन का जो अपना हॉस्पिटल है वो हम वहाँ पर बना सकें, उसके लिए जो है हमें वहाँ से शिक्षा विभाग से एनओसी मिले। बिल्डिंग भी नहीं है, और आपने जो पत्राचार है, चिट्ठियाँ सरकार को भेजी है, विभागों को चिट्ठियाँ भेजी हैं, कोई रिस्पॉन्स आया उनका? सर अभी तक मेरे पास जितने भी लेटर पड़े हैं, प्रस्ताव पड़े हैं, बाय अपने क्रमांक संख्या डाल के हमने बाय डिस्पैच नंबर डाल के पंचायत में सब रेड लेटर अपने पास भी रखे हैं, तो हमें कहीं से भी नहीं आया। हाँ, हमें एक जवाब आया है, वो आया है अपने शिक्षा विभाग ज़मीन को पशुपालन विभाग के नाम बारे में, प्रतिलिपि संख्या 19 के संदर्भ में। उसमें हमें जवाब दिया जाता है कि आप लोग इस पर उचित कार्रवाई करें। तो हम क्या कार्रवाई करें इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है। मतलब किशोरी जी, सरकार आप ही से दोबारा उस पत्राचार पे पूछ रही है कि आप उचित कार्रवाई करें, आप ही पर बात डाली जा रही है, विभाग और सरकार इसमें गंभीर नहीं है। इसी तरह से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी आपके पास है? जी जी बिल्कुल सर, आयुर्वेदिक हैं सर। वहाँ पे हमारे पास अभी जो पीएन होंगे या कुछ भी है, तो उस 4th के क्लास के एम्प्लॉय हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पर ना डॉक्टर हैं ना फार्मासिस्ट हैं। अब डेपुटेशन में डॉक्टर साहब आते हैं तो अब लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, और ना हमारे एलोपैथिक हैं। एलोपैथिक जो हमारे वहाँ पर सब सेंटर हैं, सब सेंटर में हमारे एक स्वास्थ्य कर्मचारी जी थे, उनकी प्रमोशन हो गई है। उसके बाद 4-5 महीने हो गए, अभी तक वहाँ पर बिल्कुल खाली है। हमें फर्स्ट एड के लिए भी 10 किलोमीटर गानवी जाना पड़ता है फर्स्ट एड करने के लिए। यानी कि अगर बुखार आता है तो वो आपको एक बुखार की गोली लेने के लिए आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना है, तब आपका बुखार पे वो गोली काम करेगी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपकी पंचायत में, और इन्हीं की पंचायत में सब सेंटर भी है, लेकिन ना एम्प्लॉयज़ हैं, ना उनको लोगों को देखने वाला कोई व्यक्ति वहाँ बैठते हैं। तो ऐसी सुविधाओं का लाभ क्या, ये तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। और किशोरी जी, इसके अलावा पर्यटन की क्या संभावना है?
सर हमारा फोकस इसी तरह पे कि हमारे युवाओं के इनकम जनरेट कैसे करें, हम इनकम सोर्सेज कैसे जनरेट करें। तो मेरे विचार से अगर हम लोग उधर टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं तो आने वाले टाइम में जो हमारे युवा बेरोज़गार हैं वो उधर अपना बिजनेस चलाएंगे, कहीं पे अपना टी स्टॉल खोलेंगे या फिर अपने हॉर्स राइडिंग का काम चलाएंगे या फिर किसी भी तरह की मतलब एक्टिविटी करेंगे, पैराग्लाइडिंग का करेंगे। हमारे बहुत ही अच्छा स्कोप है, सामने श्रीखंड की चोटी है और हमारा एक फोर नाम का कंडा है ऊपर, वहाँ पे काफ़ी संभावना है टूरिज़्म को डेवलप करने की। और हमारे भाजुई नाम की जगह है और हमारे देवता साहब का सौर झील है, जो कई बार मैं अभी युवक मंडल के होते हुए भी हमने हाईलाइट किया था इस चीज़ को। तो हम चाहते हैं कि इसको हम ग्लोबल सिस्टम में लाके कुछ गवर्नमेंट से प्रस्ताव लिख के कुछ गवर्नमेंट से इस बारे में उम्मीद रखें। 6 पंचायतों का हमारे जो सेंटर है वो गानवी है। गानवी में हमारे अगर एक 108 जिप्सी, जैसे गांव की सड़कों को मद्देनज़र रखते हुए एक जिप्सी 108 वहाँ पे अगर रखी जाए तो लोगों के लिए इससे भी बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि सभी लोग इस जैसे आपातकालीन स्थिति में जीवड़ी फ़ोन करते हैं तो जीवड़ी से एम्बुलेंस बिज़ी होती है, स्नान फ़ोन करते हैं स्नान में भी बिज़ी होती है, तो रामपुर से आने में टाइम लगती है। तो अगर हमारी गानवी में एक 108 उपलब्ध होगी तो लोगों को इससे बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और सरकार की एक महत्वपूर्ण जो सेवा है इसका लोगों को लाभ मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। और हमारा जो अब मैं अपने गांव की तरफ जाता हूं, अपनी पंचायत में हमारे पंचायत भवन का निर्माण अधूरा है, लेंटर तक टिका है और हमारे पास बैठने के लिए एक मीटिंग करने के लिए एक कोई ऐसी एकोमोडेशन नहीं है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि पंचायत भवन के लिए भी धनराशि मुहैया करवाएं। ओवरऑल किशोरी जी, आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, विभागों से क्या मांग रखना चाहते हैं और अपनी क्या समस्या उनके पास लेकर के आप जाने वाले हैं? अभी हमारा जो पंचायत बैठक थी, इस समय हमें पब्लिक भी काफ़ी आक्रोश में भी है, पब्लिक सच्ची है क्योंकि पब्लिक ने मुझ पर विश्वास किया है। उन्होंने सोचा है कि एक युवा है और जो शिला है कुछ हमारी मांगों को लेकर सरकार तक जाएगा। इस चीज़ को मैंने अपने आप भी जजमेंट किया है। अभी मैं भी सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमें मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को अगर मिलने के लिए ये दिक्कत आ रही है तो एक आम आदमी सीएम साहब से कैसे मिल सकता है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो मूलभूत मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, इस पर आप विभागों को आदेश जारी करें। और हम जिस तरह से एक युवा सोच लेकर सामने आए हैं, हमारे युवाओं के लिए खेल का ग्राउंड नहीं है जो बहुत ज़रूरी है और युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारी मदद करें। 15-20 का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कुछ बात सीएम साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे अति दुर्गम क्षेत्र हैं, जीवड़ी से गानवी तक हमारे रोड के बहुत ही खस्ता हाल हैं और गानवी से हमारा जितना भी जो हमारा सेंटर पॉइंट है गानवी, वहाँ से जो जितनी भी 5 पंचायतें हमारी जुलती हैं रोड से अभी बुरी तरह से ग्रस्त हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात है 15-20 क्षेत्र के लिए विभागों को आदेश जारी करके और कुछ नया बजट का प्रावधान करके सड़कें पक्की करें और स्वास्थ्य के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे। अभी हमारी 15-20 की जो पंचायतें हैं, इसी चीज़ से हमारी जनता जो है परेशान है, इस बारे में विचार करें। हम भी बीजेपी से समर्थित प्रधान हैं। अगर आज हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम पब्लिक की बात कौन सुनेगा? यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आप इस पर आदेश जारी करेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे, मेरी आपसे उम्मीद है, जनता की आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। किशोरी जी ने अपनी बहुत सारी समस्याओं की बात भी की, लेकिन कुछ अहम मुद्दे भी हैं जो बहुत ही शोचनीय है। पहला मुद्दा ये है कि बहुत उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ लोग युवा प्रधानों को अवसर दे रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन वही युवा प्रधान जब इतनी दूर एक पिछड़े क्षेत्र से होते होते जब शिमला के सचिवालय तक पहुंचता है तो ना मुख्यमंत्री जी का मिलने का समय मिलता है, ना मंत्रियों से समय मिलता है मिलने का, और ना ही विभागों के पास दी हुई चिट्ठियां जो पत्राचार किया जाता है उस पत्राचार का कोई लाभ इनको वापस पंचायत में या इनके प्रतिनिधित्व तक पहुंच पाता है। तो ऐसी व्यवस्था में एक प्रधान, एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पंचायत को किस तरह से विकास की दिशा में आगे ले जाएगा, ये एक सोचनीय विषय भी है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। और इस प्रश्न चिन्ह के पीछे की जो एक गरिमा है वो सरकार को बना के रखनी है, क्योंकि यदि
किशोरी जी को समय नहीं मिलता है, जो कि एक बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि वो मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं ले पा रहे हैं, मंत्रियों का मिलने का समय नहीं ले पा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी राजनीति का विषय है। यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी राजनीति हो रही है और आम लोगों के साथ भी वहाँ पे एक तरह से धोखा रहेगा कि इतनी अधिक समस्याओं के चलते यदि बारी बारी से एक भी समस्या हल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर संदेह होना लाजमी है। किशोरी जी, आज आप हमारे साथ द रीप टाइम्स में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा।
सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।